जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो ये दिए जाते हैं, ये 15 मिनट के लिए आपको पेपर दिया जाता है, जिसमें आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस और पेपर पढ़ना होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए को पेपर को शुरू करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। बताता हूँ मैं कैसे किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें बहुत विकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ यहाँ पे, हेडिंग डालता हूँ मैं इसमें, सभी खंड। सवाल नंबर 1 कहता है, यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, इसमें लिखा है यदि, मैं बहुत ही शॉर्ट में सवाल लिखूँगा। 26, आपको सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पहला नंबर सवाल है ये वाला। 26,156 का लासा 156 है। तो मासा बताना है, इसमें मासापा बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसमें एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा मैं बताता हूँ। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, ये फार्मूला होता है। तो इसमें जो दो संख्याएं दी गई हैं, ये 26 दी गई है, एक 156 दी गई है। तो पहले 26 को लिखते हैं, फिर लिखते हैं 156 को, इक्वल टू, इसमें देखिए दो संख्याओं का लासापा मल्टीप्लाई में दिया गया है 156, तो 156 लिख लेते हैं लासा की जगह पे। हमें मासा फाइंड करना है, तो मासा को वो लिख लिया मैंने। अब देखिए इसको मैं इसके नीचे लाता हूँ, 26 इंटू 156 बटे 156 इक्वल टू मासा। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कटता हुआ, क्या दिख रहा है कटता हुआ? आपको यहाँ पे दिख रहा है कटता हुआ, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 156 से 156 कट जाएगा, तो हमारा जो मासा है उसका मान आ जाएगा 26। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड वाला सही, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया है। अब यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। अब सवाल नंबर दूसरे को सॉल्व करें। सवाल नंबर दूसरा क्या है? द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। इसमें लिखा है, देखिए मैं राइटिंग थोड़ा गंदा इसलिए लिख रहा हूँ, मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके। मैं समझाऊँगा बहुत ही अच्छे से, और राइटिंग अगर नहीं समझ में आती तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण मूल बताइए। मूल हमको बताना है। इसमें ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में लिखा है वास्तविक और बराबर, और लिखा है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं वास्तविक, इसमें लिखा है। तो मैं चलिए आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें एक फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला होता है, क्या होता है? D = B² - 4AC। ये फार्मूला कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब हमें मूल पता करने होते हैं। मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं, भिन्न हैं, कैसे भी काल्पनिक है, तो ये मूलों को बताने के लिए फार्मूला का प्रयोग होता है। कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ए का मान इसमें दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2, ए का मान दिया गया है 2, बी का मान दिया गया है यहाँ पे -4, सी का मान दिया गया है यहाँ पे 1। कैसे फाइंड किया? देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस समीकरण को हम कैसे फाइंड करते हैं? ये समीकरण को द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से बी का मान यहाँ पे कितना दिया है? बी का मान दिया है -4, -4 का स्क्वायर करते हैं, -4 इंटू ए का मान दिया है यहाँ पे, ए का मान दिया है 2, और दिया है यहाँ पे सी का मान दिया है 1, लिख लिया मैंने। अब क्या करना है? यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। -4 का बार हो गया जाके 16, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 16 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो बचता है हमारा 8। देखिए जो 8 आया है, देखिए हमको ये इस फार्मूले की कंपेयर करना पड़ता है डी से। D = D > 0, D <0, D = 0। अगर हमारा मान D के
डी से बड़ा आता है तो हमारे मूल होता है वो वास्तविक होता है और भिन्न होता है। अगर हमारा जो मान होता है डी बराबर 0, मतलब ये जो डी की वैल्यू निकली है 8, अगर ये 0 निकल आती है तो यहाँ पे हमारा मूल हो जाता है वास्तविक और बराबर। और यहाँ पे अगर हमारा मूल जो निकला है ये निकला है वास्तविक निकला है पर 0 से बड़ा भी निकला है, मतलब प्लस है तो 0 से बड़ा भी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, वास्तविक और भिन्न, क्योंकि हमारा जो डी का मान है वो उससे बड़ा निकला है, 0 से बड़ा। तो यहाँ पे हमारा लगेगा डी ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ पे सवाल नंबर 3 को जो शुरू करने जा रहा हूँ, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, हमें इसमें दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से देखिए जो हमको बिंदु दिए गए हैं, बिंदु क्या दिए गए हैं हमको, बिंदु दिए गए हैं -1, -3, 5, 2। तो यहाँ से मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो यही जो बिंदु को मान दिए गए हैं यहाँ पे इसके अंडर के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से x1 का मान दिया गया है -1 और x2 का मान दिया गया माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ, तो x2 का मान दिया गया है यहाँ पे 5, तो रख दिया मैंने, प्लस लगाया -3 दिया गया y1 का मान, यहाँ पे दिया गया -2 y2 का मान, स्क्वायर कर देते इसका। तो चलिए करते हैं यहाँ के ये माइनस का जोड़ देंगे, माइनस संख्या ऐड हो जाती है पर चिन्ह माइनस का रहता है, यहाँ वर्ग है तो कोई चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 36 प्लस 3 और 2 यहाँ से जोड़ लेंगे, माइनस के जोड़ जाएंगे, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 36 25 को 61 हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट बैठता है। तो चलिए सवाल नंबर 4 को शुरू करते हैं। अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। देखिए यहाँ से बनाते हैं वृत्त बनाते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसमें दिया गया। ये हमारे वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो हमारे वृत्त का केंद्र हो गया है, ये जो वृत्त का केंद्र है हमारे, और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी। और इसमें दिया गया है r त्रिज्या कोई कोण के त्रिज्यखंड काटता हूँ मैं इसमें। देखिए मैं यहीं से इसका एक त्रिज्यखंड काट लेता हूँ थीटा। देखिए मैंने यहाँ से त्रिज्यखंड काट लिया, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, काट लिया है। तो इसमें ये जो हिस्सा इसका कट गया है, ये हिस्सा कितना है पूछा गया है। तो देखिए त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें जो कट गया है ये थीटा कट गया है, तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, θ/180 × πr² करेक्ट हो गया इसका। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 5 को लगाते हैं। यहाँ से क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 दिया गया है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमको। तो चलिए याद करते हैं इसको। अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाता है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा सोल्यूशन भी उसका नहीं करना है। तो बस क्या करना है, 9:16 है, इसका आपको वर्ग कर देना है। 9:16 का वर्ग होगा जाके 9 का वर्ग होता है 81, 16 का वर्ग होता है 256। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल को देखते हैं, cosec बराबर sec x sec a, और इसमें कुछ वो दी गई है, इसको देख समझते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा ए का मान होगा और 90 डिग्री से बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए क्या है, इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया 120 को यहाँ से निगलेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमको समझाया गया है कि जो ए का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा पर 90 के बराबर, और 0 के बराबर भी हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा। तो 120 यहाँ से हट जाता है। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख सकते हैं, और cos को लिख सकते हैं। चलिए ये ना लिख के मैं आपको एक अच्छे से सही तरीका बताता हूँ। cosec a को क्या लिख सकते हैं बराबर करके, यहाँ से cosec a को लिख सकते हैं cosec a, और sec का उल्टा होता है cosec, तो cosec a cosec π/2 - a, यहाँ से कर देंगे, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a ये माइनस का इधर आ जाएगा, 2a हो जाएगा, तो π/2
टू, टू का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई/4, तो पाई/4 का मतलब होता है 45 अंश। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के सभी सवालों को करते हैं। का 4 सवालों को करते हैं। इसमें कितने दिए गए हैं? इसमें भी मुझे लगता है इसमें तो 4 सवाल दिए गए हैं। चारों को चलिए बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, चलिए मैं आपको सीधा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 मीटर लंबी सीढ़ी को भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी, जो सीढ़ी की लंबा और 4 मीटर ऊंची दीवार, जो एक दीवार खड़ी है ये 4 मीटर की है। तो इस पे एक झुकी हुई 5 मीटर की एक सीढ़ी है, जो इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित है। यहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने चित्र बना दिया है। तो हमसे पूछा क्या गया है? दीवार के आधार, दीवार का जो आधार है से सीढ़ी के निचले से दूरी, हमको ये दूरी जो है वो पूछी गई है और ये हमको दी गई है। तो यहाँ से हमको पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ से इसका नाम डालते हैं ABC। पाइथागोरस आपको आती है तो पहले कर्ण का स्क्वायर करते हैं AC का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, धन BC का स्क्वायर। तो AC हमारा आधार जो दिया गया 5 का वर्ग होता है, डायरेक्ट 25 रख देते हैं यहाँ पे। AB तो हमको निकालना ही है तो AB की जगह AB रखा रहने देते हैं, प्लस लगाते हैं। BC हमको दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 बचेगा। 9 का अगर अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मान जो है AB का जो मान है वो 3 आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें जो समीकरण देंगे, इसमें x क्या लिखा है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें x और y के मान निकालने हैं। बराबर 19 - x + 2y बराबर 1। देखिए यहाँ से समीकरण को हल करते हैं। चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस दिया गया है, तो काट देते हैं। 4y = 20, y = 5, y का मान 5 आएगा। 5 यहाँ से रख देते हैं, 5 दूनी 10। अगर 10 को इधर पक्षांतर कर देते हो तो x 10 19 - 10 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9। ये देखिए हमारी ये वैल्यू जो आ गई है, ये x y की वैल्यू निकल आई। बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं शॉर्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। इसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या मतलब r बराबर कितना दिया गया है? r बराबर दिया गया है 7। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ऊंचाई दी गई h बराबर हमको दिया 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया? बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πRh। ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ये सवाल तो आप नॉर्मली पूछे ही जाते हैं ऐसे सवाल। 2 × पाई का मान होता है 22/7 रख लेते हैं यहाँ से। और हमको दिया गया है यहाँ पे r का वैल्यू दिया गया है 7 और यहाँ से h का वैल्यू 8 दिया गया है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की 2, 16 दूनी 32 और 35, 3 जोड़ देंगे तो ठीक है। इतना हमारा जो है सेंटीमीटर बेलन का वक्रपृष्ठ का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम घ नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ से घ नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। घ नंबर में दिया गया है cos 46 - sin 44 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसका मान बहुत ही आसानी से निकाल के मैं दिखाऊंगा, बहुत ही जल्दी से। 44 देखिए यहाँ से 46 दिया गया है। cos 46 आपको यहाँ से त्रिकोणमिति का मान पता होना चाहिए। क्या होता है? अगर sin 90 - थीटा करते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, cos थीटा आ जाता है। अगर cos 90 - थीटा करते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ये भी इसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। इसका भी वीडियो मेरे इसी चैनल पे डला है, आप देख सकते हैं। तो इसका क्या वीडियो होता है? cos 90 - थीटा sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से sin थीटा को cos में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? cos 90 माइनस यहाँ से अगर हम 46 माइनस कर देते हैं 90 में से तो sin 44 बच आ जाएगा हमारा। तो cos 46 को ऐसा ही रहने देते हैं। cos 46 मैंने आपको बताया, यहाँ से साइन करते हैं। साइन होगा यहाँ पे, सॉरी साइन होगा। जब साइन को यहाँ से 90 - थीटा करेंगे, साइन 90 - थीटा क्या होता है? cos 46। यहाँ से ये कट जाएगा तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। देखिए मैंने 0 निकाल दी इसकी वैल्यू। कोई भी दिक्कत आती है तो बताना हमको। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। चलिए यहाँ से तीसरे का लगाते हैं सवाल। बिंदु हमको दिए गए हैं, जो हमको ये देखिए ये रेखा दी गई है। यहाँ पे हमको बिंदु ये दिया गया है, यहाँ बिंदु बीच वाला जो बिंदु दिया गया है -4,6 दिया गया है। और यहाँ पे जो A और B के बिंदु दिए गए हैं, ए बी के बिंदु कितने दिए गए हैं?
-6 दिया गया, -6 को 10 दिया गया, बी का बिंदु दिया गया 3, -8। तो देखिए इन बिंदु को, ये जो हमारा भाग होता है इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या है, अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है, इसको m1 m2 मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू, इस वैल्यू को, अनुपात हमसे पूछा गया है तो क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले लिखते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m बराबर यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, m1 का मान दिया गया है -4, x1 x2 का मान दिया गया है 10, माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पे 6 इंटू x1 का मान दिया गया -6। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 10 चौको 40, -40 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस हो जाएगा 6 36, 6 का 36 होते हैं, m1 प्लस m2 करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाता है, यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी। अगर 40 में 36 घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस की 4/2, 2 दूनी 4, m का मान आ गया -2, पहला अनुपात हमारा 1 आ गया। चलिए यहाँ से n का मान निकालते हैं इसी प्रकार से कैसे निकालेंगे, m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी प्रकार से ये भी मान निकाल देता हूँ मैं, और सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, चलिए मैं सही से कर दिया। ये फार्मूले लगते हैं यहाँ पे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। m1 का मान दिया गया है -4, y2 का मान -8, माइनस m2 का मान कितना दिया गया है 6, y1 का मान दिया गया है 10, प्लस m1 प्लस m2 दिया गया है, घटा देंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 8 चौका होता है 32, 10 सिक्का होता है -60, 60 में से अगर 32 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 28/2, माइनस का 28/2 बच जाएगा, तो माइनस का 14। तो हमारा एक आंसर m1 बराबर आ जाएगा -2, m2 बराबर आ जाएगा -14। ये हमारे जो है अनुपात इस खंड में विभाजित करते हैं। अब इसी प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरे को लगाते हैं। यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको फाइंड करना है बहुलक फाइंड करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से बहुलक निकालना है, बहुलक कैसे निकालें। तो मैं बताता हूँ आपको, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता पता होनी चाहिए। बारंबारता वर्ग अंतराल कैसे पता हो, बारंबारता में क्या पता ना हो चाहिए, बारंबारता में आपको 2, 3, 7, 9, 5, 4 में से जो भी संख्या सबसे बड़ी है उसको आप राउंड कर लीजिए। राउंड इसमें मुझे 9 बड़ा लग रहा है तो मैंने 9 को यहाँ पर राउंड कर लिया। जो 9 के सामने है उसको भी राउंड कर लेते हैं, जो 9 के सामने है उसको राउंड कर लिया, मैंने कर लिया। बहुलक निकालने के लिए मुझे कुछ चीज़ें पता होनी, जैसे कि यहाँ पे L क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो L होता है वो होता है यहाँ जो उसके सामने होती है उसका फर्स्ट वाला नंबर, तो L हमारा 55 हो गया। H कैसे पता होता है, L के बाद आता है यहाँ पे H कैसे पता करना है, H पता करने के लिए मुझे 70 में से इस 55 को माइनस करना पड़ेगा। 70 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15 लिख लेते हैं। ये हमारी आ गई H। अब बहुलक निकालने के लिए हमें और भी कुछ चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। क्या क्या है वो, चलिए मैं बताता हूँ। वो है F0, F1, F2। ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है नहीं पता है, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से फाइंड करना है। F0 फाइंड करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, इस बारंबारता में आना पड़ेगा। बारंबारता में कहाँ पे आना पड़ेगा, इस बारंबारता जो सारणी दिख रही है इसको देखना पड़ेगा। जहाँ मैंने 9 को राउंड किया था वो हमारा हो जाएगा F1 हो गया। इसके जो ऊपर है वो F0 हो जाएगा, इसके जो नीचे है वो F2 हो जाएगा। मतलब जो ये 5 है ये F2 हो गया, ये 7 है ये F0 हो गया, जो 9 है ये F1 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। मेरे हाथ में ये हाई स्कूल का, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पेपर है। ये 2022 गणित का पेपर है जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं बहुलक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए मैं बहुलक का आपको फार्मूला बताता हूँ। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो पहले ये मान मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे F0 का मान कितना निकल के आया मेरा 7, F1 का मान 9, F2 का मान 5। ओके, बहुलक का जो फार्मूला होता है मैं यहीं पे लिख के आपको बताता हूँ। बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है, L इंटू F1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही हमारा होता है क्या, फार्मूला होता है। और सॉरी, यहाँ पे L प्लस होता है, L प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे, L मल्टीप्लाई नहीं होता है, मैंने जो लगा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, L प्लस होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फार्मूला L का मान अब वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे मैं, चलिए वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे L का जो वैल्यू है वहाँ पे है 55। ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं प्लस लगा दिया मैंने। अब रखता हूँ यहाँ पे F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू कितना दिया गया है 9, F0 का वैल्यू 7 अपॉन, अब यहाँ पे दिया गया है 2F1 करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे F1 में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18। अब F0 की वैल्यू रखते हैं 7, F2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे -5। ओके, और यहाँ से इंटू होता है, H इंटू होता है, मुझे लगा L इंटू होता है, यहाँ पे H का इंटू होता है, H का गुणा होता है, H की वैल्यू देगी यहाँ पे 15। ठीक है, 55 प्लस 9 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब -7 -5 को ऐड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 18 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 6 इंटू 15। तो यहाँ से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 5 15। तो यहाँ जो 55 इधर है प्लस 5 बचा है, तो हमारा जो बहुलक का मान आ गया, कितना आ गया बहुलक हमारा, बहुलक का जो मान आ गया वो आ गया 60। यही हमारा आ गया आंसर। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा हमको ज़रूर। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल देखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल में ये वर्ग चिन्ह देखना पड़ेगा, F इंटू एक्स देखना पड़ेगा, फिर बारंबारता देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बारंबारता को। ये आपको दिख रहा होगा, ये वर्ग चिन्ह खाली खाली सा दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में जो ये 2 4 4 8 8 12 12 14 14 16 16 18 दिए गए हैं, इनमें से ऊपर जो ये दिए गए हैं 2 4, इसको सामने लेके आना है। 2 के सामने यहाँ लिखना है हमको। 2 और 4 को ऐड करेंगे, 4 और 2 कितने होंगे 6। अगर हम यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। जो ऊपर दिए गए आपको यहाँ से x निकालने के लिए जो ये दिया गया है, इसको भरने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग अंतराल माध्य निकालने के लिए 2 + 4 अपॉन 2, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 का अगर भाग देंगे 6/2, 2 3 6। जो हमारा 3 आया है वो हमको भरना पड़ेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से 8 और 4 जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 में अगर 2 का भाग देंगे हो जाएगा हमारा 6, 12 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 20, 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। इसी प्रकार से 14 और 12 को जोड़ेंगे 26, 26 का वर्ग हो जाएगा 13। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। इसी क्रम में मैंने 12 14 को जोड़ दिया, 13 26 हुआ, 26 का आधा 13। इसी प्रकार से 16 और 14 को जोड़ते हैं 30 हो जाएगा। इसी के सामने लिख देता हूँ यहाँ पे 15, इसका आधा हो जाएगा 15। 16 18 कितना हो जाएगा 34, 34 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको निकालना F इंटू एक्स। F क्या है, F हमारा ये है बारंबारता, X हमारा जो हमने अभी निकाला है इसको बोलते हैं। तो इनका करते हैं मल्टीप्लाई, 3 का गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा हमारा 6, 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो आ जाएगा 24, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 30, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 65, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 15, और 17 का गुणा 6 में कर दें तो 170 सिक्का होता है 102। ये हमारा क्या आ गया सिग्मा F इंटू एक्स। अब क्या करना है हमको, सिग्मा F, जो सिग्मा आपको F लिखा दिख रहा है इसमें क्या करना है, इस बारंबारता को ऐड करके लिखना है। 6 1 7 7 5 12 में 3 जोड़ के 15 4 19 1 21, 19 2 21 हो गया हमारा FX। और यहाँ पे 24, अब इसको ऐड कर लेते हैं पूरे को। 24 6 30 30 30 60 60 60 60 में 65 जोड़ देंगे, 125 में 15 जोड़ देंगे 140, 140 में अगर 100 जोड़ देंगे तो 242। ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्मा FX। चलिए अब मैं आपको यहाँ जगह नहीं रहेगी, अब आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। समांतर
माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, जो निकाला था मैंने, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू एक्स हमारा निकला था 242 अपॉन सिग्मा एफ निकला था हमारा 21। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कट रहा है किसी से, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 21 से डायरेक्टली नहीं कट रहा है, तो हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट में ज़रूर।